नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 17 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैधानिक सार्वजनिक निगमों या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत सरकारी कंपनियों का राज्य का उपक्रम माना जाता है। तो ऐसे निकायों के कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारी माना जाता है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम यह 1956 के तहत अगर हम बात करें तो निगमित एक सार्वजनिक उद्यम को सरकारी कंपनी कहा जाता है और इन कंपनियों का स्वामित्व और प्रबंधन या तो केंद्र करती है या राज्य सरकार के द्वारा यह क्रियान्वित किया जाता है। दोस्तों, विधायिका के एक कानून के तहत गठित वैधानिक निगम, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, को कंपनी अधिनियम 56 के तहत कंपनी नहीं माना जाता है। तो इन निगमों को संसद के अलग अलग अधिनियमों के तहत ही क्रियान्वित किया जाता है। इसके तहत सरकारी कंपनी के कर्मचारी, चाहे वह राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के, यह कर्मचारी नहीं हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे निकायों के कर्मचारी को सरकार के कर्मचारी, तो यह भी कथन असत्य है, क्योंकि यह जो सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वह केंद्र या राज्य के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है कि यह नियोक्ता के कर्मचारी जो संविधान के अनुच्छेद 12 के आशय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं तो वे सरकारी कर्मचारी हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, यह कथन भी असत्य हो जाता है, क्योंकि सांविधिक निकाय में जो अनुच्छेद यह 12 दिया गया है, इसका आशय ही यही है कि इसके अंतर्गत एक अथॉरिटी होती है, एक प्राधिकरण होता है। हालांकि उनके कर्मचारी संघ या राज्य के कर्मचारी नहीं होते हैं। तो ऐसे में दोनों कथन गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। और दोस्तों, इससे संबंधित अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह विभिन्न समाचार पत्रों में आई हुई खबर है। तो ये देख सकते हैं कि डेज आफ्टर ऑफिसर शिफ्टेड आउट बंगाल, गवर्नमेंट राइट टू CM तो प्रूव हर कंडक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, गवर्नर CV आनंदा बोस हैज आस्क्ड द CM टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नर और राज्य सरकार के बीच काफी तनाव है। तो ऐसे में यह खबर आई हुई है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला दोहरा घाटा, इसको ट्विन डिफिसिट कहते हैं। तो यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहां पर दिया गया है राजस्व और प्रभावी राजस्व घाटा, या राजकोषीय और चालू खाता घाटा, या प्राथमिक और राजकोषीय घाटा, या राजस्व और राजकोषीय घाटा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह उत्तर होगा B, राजकोषीय और चालू खाता घाटा। तो दोस्तों, यहां पर जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है कि यह दोहरा घाटा होता क्या है। जो दोहरे घाटे की समस्या है, इसमें जो चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा, जिसे बजट घाटा के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी देश का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। तो इसको एक साथ दोहरे घाटे के रूप में जाना जाता है और दोनों अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से दोहरा घाटा को आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि दोहरा घाटा या दुगना घाटा तब होता है जब किसी देश में चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों होते हैं। इसका मतलब ही यही हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था जितना निर्यात कर रही है उससे अधिक आयात कर रही है, और देश की सरकार जितना पैसा पैदा कर रही है उससे कहीं अधिक पैसा खर्च कर रही है। इससे संबंधित भी द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कवच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो कवच जो है साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने हेतु नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है।
तो क्या ये कथन सत्य है? तो निश्चित रूप से यह कथन सत्य है, क्योंकि कवच 2023 आप लोगों ने सुना होगा एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है, जो कि 21वीं सदी, ध्यान रखेंगे 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा, आपको पता ही होगा कि आज के समय में साइबर सुरक्षा एक गंभीर रूप ले रही है। तो ऐसे में साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकों की आवश्यकता है। तो इसकी समाधानों की पहचान के लिए ही कवच 2023 को लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा है AICTE और BPRD ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके दौरान देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत स्टार्टअप के युवा भाग लेंगे। दोस्तों यह भी कथन एकदम सही है, यानी AICTE इसका मतलब क्या हुआ? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे BPRD कहा जाता है, द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में दोनों कथन सत्य है, अतः उत्तर सी होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित जो खबर आई हुई है आज के PIB में आई हुई है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नीलगाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसे IUCN रेड लिस्ट में संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऐसे में यह पहला कथन तो सत्य हो जाता है। दूसरा है नीलगाय को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों ऐसे में यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि अनुसूची 1 में ढेर सारा यानी जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राणी होते हैं या समाप्त हो गए हैं उनको रखा जाता है, जो गंभीर रूप से ग्रसित हैं या लुप्तप्राय की अवस्था में हैं। तो ऐसे में यह दूसरा कथन असत्य हो जाता है। इसको अनुसूची 3 में रखा गया है, न कि 1 में। तीसरा है नीलगाय दिल्ली का राजकीय पशु है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर 1 और 3 सही होगा, उत्तर सी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं खबर आई हुई है कि नीलगाय, ये देख रहे हैं ना लीस्ट कंसर्न। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं नीलगाय के बारे में दिया गया है। नीलगाय राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और यह सूखे और पर्णपाती वनों का निवासी है। यह सूखी खुरदरी घास तिनके खाती है और लंबी गर्दन की मदद से वह पेड़ों की ऊंची डालियों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उसके शरीर का अग्रभाग पृष्ठभाग से अधिक ऊंचा होने के कारण उसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान चढ़ना जरा मुश्किल है। इस कारण से यह खुले वन प्रदेशों में ही पाई जाती हैं, न कि पहाड़ी इलाकों में। तो इस खबर को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों इससे संबंधित यहां पर भी देखिए, जैसे कि नीलगाय दिल्ली का राज्य पशु है, तो अन्य राज्यों के भी यहां पर एनिमल दिए गए हैं। जैसे मेघालय का देख रहे हैं ना, क्लाउडेड लीपर्ड, तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2007 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो इसमें उत्तर क्या होगा? बी होगा, गैस्ट्रिन। यानी गैस्ट्रिन पेट के पाइलोरिक छोर में पार्श्वीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह आमाशय में HCl के अंत के स्राव को प्रेरित करते हैं। HCl खाद्य सामग्री में मौजूद रोगाणुओं को भी मारने का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि पाचक एंजाइम नहीं, वह है गैस्ट्रिन। तो यह ध्यान रखेंगे। जबकि टाइलिन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का इमाइलेज एंजाइम है जो मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इसी तरह से अगर हम पेप्सिन की बात करें तो एक आमाशय का एंजाइम है जो ग्रहण किए गए भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का कार्य। तो ऐसे में यह जो है उत्तर क्या होगा? बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, हम बात करेंगे रायसीना डायलॉग की। तो दोस्तों यह जो रायसीना डायलॉग है यह चर्चा में क्यों आया? यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक चित्र है, यह ईरान के विदेश मंत्री का चित्र है। तो ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है और दोस्तों विदेश मंत्री अगले महीने 3 और 4 मार्च को भारत आ रहे थे और वो भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए वो आ रहे थे। तो ऐसे में विदेश मंत्री की यात्रा रद्द होने के पीछे एक छोटा सा वीडियो, यह जो है इसकी वजह से यह
जो उनकी यात्रा है रद्द हो चुकी है। तो दोस्तों इस इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं आई हुई खबर है, तो उसके मुताबिक मात्र यह 2 सेकंड का वीडियो है जिसकी वजह से यह यात्रा रद्द हुई है। तो इस 2 सेकंड के वीडियो में एक ईरानी महिला राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की तस्वीर के साथ विरोध करती हुई अपना बाल काटती हुई नजर आई है। दरअसल 22 वर्ष की आप लोगों ने भी सुना होगा महसा अमीनी की कथित तौर पर ईरानी पुलिस की हिरासत के बाद हुई मौत को लेकर पिछले साल सितंबर से ही पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो इस तरह से भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और बुर्का के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो यही कारण है कि वहां के विदेश मंत्री नाराज हो गए इस वीडियो क्लिप को देख करके। ऐसे में यह रायसीना डायलॉग में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने यह नाराजगी जताई है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है और अगर उसकी संप्रभुता को कोई चुनौती देता है तो उस देश को नाराजगी जताना वाजिब है। अब देखते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय क्या इस पर अपनी टिप्पणी देता है। और दोस्तों बात किया जाए रायसीना डायलॉग की, तो ये रायसीना डायलॉग होता क्या है? तो दोस्तों ये जो रायसीना डायलॉग होता है भारत में आयोजित होने वाला एक सालाना सम्मेलन होता है जहां भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और यह हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी हिंद महासागर क्षेत्र, यहां पर आप देख सकते हैं 3 ओर से भारत हिंद महासागर की ओर देखता है, तो इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका पर आधारित यह सम्मेलन होता है। और दोस्तों इसे भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। और इसे डायलॉग के सबसे पहले संस्करण का आयोजन दोस्तों 2016 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और ORF क्या है? तो ORF नई दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र यह थिंक टैंक है जो भारत सरकार समेत देश के दूसरे राजनीतिक और व्यावसायिक जगत से जुड़े नीति निर्माताओं को परामर्श देने का कार्य करता है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है रायसीना डायलॉग, और इसमें ईरान का ना आना भारत के लिए यह चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भारत ने ईरान में भी बहुत सारा निवेश किया हुआ है और वहां का जो आप लोगों ने सुना ही होगा चाबहार बंदरगाह, वहां पर भारत ने निवेश किया हुआ है। तो ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि हार्मुज जल संधि कहां पर अवस्थित है और किन स्थलों को अलग करती है तथा किन सागरों को जोड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है IUCN क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।